कैबिनेट मिशन, आपको सबको पता है कि इंडिया में 945 के बाद एक ये जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया सेकेंड, तो इंडिया के अंदर एक वो लगी कि हमें आज़ादी चाहिए। और लेकिन आज़ादी ऐसे ही नहीं दी जा सकती है, उसके लिए ये होना चाहिए कि भाई कौन से कानून होंगे, किस तरह से देश को गवर्न करोगे, क्या तरीका होगा, कैसा क्या करोगे, कैसे देश को किया जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने एक सिस्टम बनाया कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो उसके लिए उन्होंने क्लेमेंट एटली ने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि फरवरी 1946 के अंदर पैट्रिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया, स्टेफर्ड क्रीप जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और एवी अलेक्जेंडर जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे, इन लोगों को भेजा। ये लोग हैं, और इसमें स्क्रीप को भी भेजा है, आपको दिख रहा होगा। इन लोगों को भेजा है इंडिया में कि जाके आप जो है एक मिशन लेकर जाइए और समझाइए और देखिए क्या हो सकता है। मिशन जो है वो दिल्ली पहुंचता है 24 मार्च 1946 को। काफ़ी लंबा डिस्कशन होता है इंडियन लीडर्स के साथ, सारे पार्टीज़ के साथ, सारे ग्रुप्स के साथ, और इनको पावर देकर भेजता है कि आप कुछ इसका सॉल्यूशन निकाल के आइए कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक का। इसमें इस मिशन के अंदर के अपने प्लान होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को का सॉल्यूशन निकालने के लिए। जो प्रॉब्लम है वो मई 1946 के अंदर ये पूरा बात करते हैं। और इसमें ये लोग क्या करते हैं, पहला करते हैं रिजेक्ट करते हैं डिमांड को फुल फ्लेज पाकिस्तान की। ये कहते हैं कि फुल फ्लेज पाकिस्तान नहीं बनेगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने इसको रिजेक्ट किया था, आपको पता है। ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबली इनटू 3 सेक्शंस। इन्होंने कहा था फुल फ्लेज पाकिस्तान नहीं मिलेगा, लेकिन 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था। पहला सेक्शन ए था, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यानी सेंट्रल प्रोविंस का मतलब एमपी वाला एरिया, और यूनाइटेड प्रोविंस मतलब यूपी वाला एरिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, और उसके अलावा जो है उड़ीसा। ये हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस एक ए उसमें थे। उसके अलावा जो है ए के बाद में आपका सेक्शन था बी। बी के अंदर जो है पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस था। ये ग्रुपिंग की थी एक तरह से। सी जो था उसमें बंगाल और आसाम था, जो दैट वाज आल्सो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, ठीक है ना। ओके, तो ये ग्रुपिंग की गई थी। और ग्रुपिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंस असेंबली इनटू 3 सेक्शन में जो किया, कॉन्स्टेंट असेंबली टू बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। जैसे कि आप लोगों को पता है राज्यसभा का इलेक्शन आप सबको पता है ना, कि वहाँ पे राज्यसभा में क्या होता है, स्टेट वाले चुन चुन के भेजते हैं। उसी तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है पॉलिटी में, और मैंने बताया हुआ है कि उसमें जो है प्रोविंशियल वाले जो स्टेट यानी स्टेट लेजिस्लेचर वाले चुन चुन के अपने बंदों को भेजेंगे, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। Members from the Group A and Group B and Group C were set separately to decide the constitution for provinces, if possible, for the group also. The whole Constituent Assembly, all 3 sections A, B and C combined, would sit together to formulate a union constitution. इन्होंने बोला है कि मेंबर जो है ग्रुप के जो मेंबर होंगे ए बी सी, वो सेपरेटली बैठ के डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविंस का कैसा सिस्टम होना चाहिए, और साथ में बैठकर यूनियन का कैसा सिस्टम होना चाहिए ये डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। कॉमन सेंटर की बात करते हैं, चाहे जो भी हो, ग्रुपिंग की बात है लेकिन सेंटर कॉमन रहेगा। डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, इसका सबका सेंटर कॉमन सेंटर रहेगा। उसके अलावा जो है मतलब रेसिड्यूरी पावर, प्रोविंसेस वुड हैव द फुल ऑटोनॉमी एंड रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर किसको दे रहे हैं, वो प्रोविंसेस को। अगर रेसिड्यूरी पावर जो है आप सेंटर और फुल ऑटोनॉमी अगर सेंटर को दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो स्टेट को दे रहे हैं, तो प्रोविंसेस को दे रहे हैं, इसका मतलब वीक सेंटर बना रहे हैं, राइट। 3 टीयर का मतलब इन्होंने ये सिस्टम बनाया था, 3 टीयर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एट द प्रोविंशियल लेवल, सेक्शन एंड द यूनियन लेवल। ये बनाया था इन्होंने, जैसे यूनियन होगा, सेक्शंस होंगे ए बी और सी प्रोविंसेस में, ठीक है ना। ये इन्होंने डिवाइड कर दिया था, तो ये समझ में आ गया होगा। ओके, उसके अलावा प्रिंसली स्टेट जो है वो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी के अंडर में नहीं रहेंगे अब। प्रिंसली स्टेट वर नो लॉन्गर बी अंडर द पैरामाउंटेसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये क्लियर हो गया था। दे वुड बी फ्री टू एंटर, वो फ्री होंगे टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द सक्सेसर गवर्नमेंट और द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब उनको पूरा अधिकार होगा, वो फ्री होंगे कि वो एंटर हो सकते हैं किसी भी एग्रीमेंट में विद द सक्सेसर गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट होंगी ब्रिटिश इंडिया के बाद जो गवर्नमेंट आएंगी, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो चाहे पाकिस्तान, उनके साथ जा सकते हैं, वो आज़ाद हैं, ठीक है। तो उनको यकीन नहीं हो रहा कि हम सब सच में आज़ाद हो गए, क्योंकि ये लोग तो पूरी तरह से ब्रिटिश पैरामाउंटेसी के अंडर में थे, राइट। सहायक संधि याद करो, वो सब्सिडी अलायंस उसके तहत बनाए गए थे ना।
तो बोल रहे हैं अब नई ट्रीटी साइन कर लो, हो गया, पुरानी बातें छोड़ो, ठीक है ना, क्लियर है। आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, ठीक है, पहला जनरल इलेक्शन के बाद 5 ईयर में अ प्रोविंस वुड टू बी, यानी पहला जनरल इलेक्शन होगा, उसके बाद प्रोविंस वुड बी फ्री टू कम आउट ऑफ द ग्रुप। ये जो ग्रुपिंग की गई है, इसके बाद पहले इलेक्शन तक की ग्रुपिंग रहेगी, उसके बाद इनको राइट होगा कि वो चाहे तो बाहर भी आ सकती हैं इस ग्रुपिंग से, ठीक है ना। आफ्टर 10 ईयर प्रोविंस वुड बी फ्री टू कॉल रिकंसिडरेशन ऑफ द ग्रुप और द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनका यह था कि 10 साल के बाद फिर ये प्रोविंसेस चाहें तो रिकंसिडर कर सकती हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है ना। ये कूलिंग पीरियड दिया हुआ था। इंटरिम गवर्नमेंट टू बी फॉर्म फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और इंटरिम गवर्नमेंट किससे बनेगी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी उसी से इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है ना। ये प्लान है इनका, ओके। ये जो प्लान था इसको अलग लोगों ने अलग अलग तरह से मतलब जो है इंटरप्रेट किया, ठीक है। जैसे कांग्रेस कह रही है कि ये फुल फ्लेज पाकिस्तान बना करके जो मिशन है वो अगेंस्ट पाकिस्तान है, ठीक है ना। लेकिन जब कंपलसरी ग्रुपिंग को देखते हैं, जिन्ना तो जिन्ना का मुस्लिम लीग का कहना है कि इम्प्लाइड तरीके से कंपलसरी ग्रुपिंग होने की वजह से पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है ना, उनका अपना विजन है, ओके। और ये 5 से 10 साल का कूलिंग पीरियड देके ये मतलब उसको देख रहे हैं कि कैसे काम चलेगा, ओके, बात समझ रहे हो। लेकिन कुछ कैबिनेट मिशन के ऑब्जेक्शंस भी थे लोगों के, कांग्रेस के और लीग के जो ऑब्जेक्शंस थे वो ये थे। कांग्रेस का ऑब्जेक्शन यह था कि प्रोविंसेस शुड नॉट हैव टू वेट टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू कम आउट ऑफ द ग्रुप। कंपल्सरी ग्रुपिंग कॉन्ट्राडिक्ट्स द ऑप्ट रिपीटेड इंस्टेंस ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मतलब इनका ये जो कूलिंग पीरियड वाला था कि पहले को ग्रुपिंग से बाहर आने के लिए जो है इतना वेट करना है, ये सब जो ठीक नहीं है। जब चाहे तब अगर इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया में मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, वो पाकिस्तान वाले एरियाज हैं, अगर वो यूनियन ऑफ इंडिया में मिलना चाहे तो मिल लें, वो इनका ऑब्जेक्शन है। लीग का है कि ग्रुपिंग शुड बी कंपलसरी, इनका कहना है कि ग्रुपिंग कंपलसरी होनी चाहिए विद सेक्शन बी एंड सी डेवलपिंग इनटू द सॉलिड एंटिटी। उनका कहना था कि ग्रुपिंग जो है अगर ऐसा होगा तो बी और सी वाले सॉलिड एंटिटी बन जाएगी, जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान बन सकता है कि नहीं। तो वो कंपलसरी ग्रुपिंग कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि नहीं, ग्रुपिंग जो है ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना, ओके। कौन सा करेक्ट नहीं है, 1996 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान, कौन सा है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट ये नहीं है कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान 1996 में पूछा, ये गलत है, ठीक है ना, बाकी सब सही है, ओके। 1999 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, it made its proposal in May. It still wanted a united India. There was to be a federal union composed of the British provinces. किसमें ये कोटेशन अब आया था, याद करो, कैबिनेट मिशन में, क्योंकि बात तो वही कर रहा है ना, जो कैबिनेट मिशन में है वही बात कह रहा है। तो 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आता है, जो कि बोलता है कि भाई अपना कैबिनेट बना लो और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करो, ठीक है ना। प्रोविंशियल असेंबलीज से लोग चुन चुन के आएंगे और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे। जुलाई 1946 के अंदर इलेक्शन होता है प्रोविंशियल असेंबली में फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। मुस्लिम लीग बाइकआउट करता है इसका कंपलसरी ग्रुपिंग की वजह से। नेहरू जो है वो उसमें क्या होता है, बाइकआउट करते हैं तो नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। कम्युनल होलोकॉस्ट शुरू होता है, ये बोलता है डायरेक्ट एक्शन, क्या बोलते हैं, जितना डायरेक्ट एक्शन होगा अब लड़ाई होगी सीधे। और ये लड़ाई शुरू हो जाती है, मुस्लिम लीग बाइकआउट करता है, कम्युनल वायलेंस शुरू हो जाता है, होलोकॉस्ट शुरू हो जाता है, लोग एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि हमारी पाकिस्तान वाली डिमांड को एक्सेप्ट करो और नहीं तो फिर सीधी कार्रवाई होगी, अब ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, इलेक्शन जो है वो प्रोविंसेस में होता है, कांग्रेस जीतती है, मुस्लिम लीग बाइकआउट करती है, लड़ाई डायरेक्ट एक्शन की बात करती है, हॉलोकॉस्ट शुरू होता है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं और 5,000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। ये सिविल वॉर एक तरह से हो रहा है। 10 सितंबर, कभी भी कहीं ऐसा रिवोल्यूशन होता है तो सिविल वॉर जरूर हो जाता है। 10 सितंबर 1946 के अंदर कांग्रेस डोमिनेटेड नेहरू गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है वो गवर्नमेंट को ज्वाइन करती है। क्या करती है, समझा के ज्वाइन करती है, हाँ ज्वाइन करती है। लेकिन फिर देखो क्या होगा ना, ज्वाइन करती है लेकिन क्या होता है, 10 सितंबर 1946 को कांग्रेस डोमिनेटेड ये बन रही है, 26 अक्टूबर मुस्लिम लीग ज्वाइन करती है। लेकिन उसका वही एटीट्यूड होता है जो स्वराजिस्ट लोगों का था, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड अप्रोच होता है।
कोई भी काम करने नहीं देंगे। अल्टीरियर मोटिव था कि डिसफंक्शन कर देंगे गवर्नमेंट को, घुस के उसमें काम नहीं करने देंगे। और हिंदू महासभा वाले इनको अपोज़ करते थे पूरी तरीके से, ये कुछ भी कहते थे उसको अपोज़ करते थे, ये लोग पूरे उनके कांग्रेस की फंक्शनैलिटी को अपोज़ करते थे। तो इस तरह से चल रहा था। फरवरी 1946 के अंदर और कम्युनल टेंशन बढ़ती जा रही थी। क्लेमेंट एटली का स्टेटमेंट आता है कि हम इसको आज़ाद करना चाहते हैं। वो बोलता है कि डेडलाइन दे देते हैं कि 30 जून 1948 को फिक्स कर देते हैं कि हम लोग जो है इसको पावर ट्रांसफ़र कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। ब्रिटिश जो है पावर देकर सेंट्रल गवर्नमेंट का और एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वो सब देकर और निकल लेंगे, ठीक है। पैरामाउंटेसी जो है उनकी ब्रिटिश उनके ऊपर जो है प्रिंसेस के ऊपर, वो भी ट्रांसफ़र कर देंगे पावर को, और वो जिसको चाहे उस यूनियन के साथ मिल सकते हैं, फाइन। माउंटबेटन जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं, वोवेल को रिप्लेस कर देते हैं और खुद वाइसरॉय बन जाते हैं, मतलब आ जाते हैं यहाँ पे। और ये जो फिक्स डेट होती है 30 जून प्लान कहते हैं इसको, ठीक है। ये फिक्स डेट करती है विथड्रॉ करने के लिए, लेकिन जिस तरह से जब ये आते हैं सिंसियरिटी दिखाने के लिए एक डेट फिक्स कर देती है ताकि लोग दिखें कि वे सिंसियर हैं ये लोग पावर ट्रांसफ़र करने के लिए। कम्युनल राइट्स देखते हैं जब यहाँ पे आके माउंटबेटन देखते हैं कि कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कोई भी कांग्रेस और लीग का कोalition काम कर ही नहीं रहा, एकदम अनवर्केबिलिटी हो गई है वहाँ पे, कुछ हो नहीं सकता इनका। और अब ये सोचते हैं कि क्या किया जाए, इसमें डिवीज़न की डिमांड हो रही है, ठीक है ना? ओके। तो अब ये पावर ट्रांसफ़र करेंगे, तो माउंटबेटन अपना प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पे जो प्लान था ना कि हम लोग पार्टीशन करें, मतलब इसको आज़ाद कर देंगे इंडिया को 948 में, वो कहानी हो जाती है। लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून प्लान लेकर आते हैं, बोलते हैं फ्रीडम होगा देंगे हम, लेकिन विथ पार्टीशन होगा, पार्टीशन का फॉर्मूला देते हैं। इमीडिएट हम पावर ट्रांसफ़र करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनियन स्टेटस, ठीक है ना? पार्टीशन होगा, 2 डोमिनियन में डिवाइड होगा, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेंगी, ठीक है ना? ये प्लान लेकर आते हैं। और पंजाब पंजाब बंगाल, ठीक है, वुड मीट 2 ग्रुप, हिंदू और मुस्लिम, और उनको पार्टीशन के लिए वोटिंग करवाएँगे, उनसे प्लेबिसाइड मतलब एक तरह से कराएँगे, अगर वो डिसाइड कर लेते हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे। रेफरेंडम होगा, सिंध अपना डिसीजन खुद ले सकता है, ये सब था। रेफरेंडम होता है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में और सिलहट डिस्ट्रिक्ट में बंगाल के, ठीक है? और ताकि उनका फेट डिसाइड किया जा सके। फाइनली बाउंड्री कमीशन सेटअप की जाती है और रेडक्लिफ का वो बुलाया जाता है, रेडक्लिफ कमीशन बनाई जाती है, और उसके बाद में जो है 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करके अंग्रेज़ लोग निकल लेते हैं, ठीक है ना? लीग की डिमांड होती है कि वो क्या नाम है पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करें, और इनका तरीका होता है कि मतलब एक्सटेंड करने की बात करते हैं कि लीग को जो है वो बढ़ाया जाए, मतलब लीग का एरिया जो है, पाकिस्तान का एरिया बढ़ाया जाए। लीग ये चाहता है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि पाकिस्तान को जितना कम हो सके, जितना छोटा हो सके उतना छोटा किया जाए, ठीक है ना? क्योंकि हमारे मुस्लिम हमारे यहाँ भी तो हैं, ठीक है ना? तो ये इन लोगों का की कहानी है 3 जून प्लान की। इनका कहना है कि फाइनली पाकिस्तान हमें मिल गया, लीग डिमांड करता है कि एक्सटेंड करो, ठीक है? और इन्होंने दे दी, लेकिन ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जितना छोटा रख सकते हो उतना छोटा रखो, ठीक है? ओके। और मतलब ये कोशिश थी कि कांग्रेस चाहती थी कि वो यूनाइटेड रखे, पहले मतलब बात थी, लेकिन वो बात बन नहीं पा रही थी, हिंदू महासभा वगैरह वाले और सारे लोग थे, तो इस तरह से पार्टीशन होकर देश को आज़ादी मिली, लेकिन पार्टीशन होकर मिली। कांग्रेस जो है वो एक्सेप्ट कर लिया डोमिनेंट स्टेटस, और पार्टीशन को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि पीसफुल और वेरी क्विक जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर ये लोग चाह रहे थे। इम्पोर्टेंट फॉर द कांग्रेस टू अज्यूम अथॉरिटी, और इनको था कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम बिना पावर के कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास पावर ना हो, तो जल्दी जल्दी हमें पावर मिले ताकि हम तब जाके कंट्रोल करें, ठीक है। इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर जो होगी वो डायरेक्ट एक्शन और कम्युनल वायलेंस भी हो सकता है, इसलिए जो है मतलब एकदम इमीडिएट अगर पावर ट्रांसफ़र होती है, और इसमें फिर वो लोग अगर वो हो जाते हैं कि सारी पावर तो इनके पास है, तो और ज़्यादा बड़ा इंटरिम होलोकॉस्ट हो सकता है ना? तो इसलिए वर्चुअल कोलैप्स हो सकती है इंटरिम गवर्नमेंट, इसलिए जो है ये थोड़ा डोमिनियन स्टेटस वगैरह को मान लेते हैं कि कुछ दिन के लिए डोमिनियन स्टेटस रखो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, ओके। और ब्यूरोक्रेसी और आर्मी सबको कंटिन्यू रखना था, तो इसलिए ये अलाउ कर देते हैं कि ठीक है चलो हम देखते हैं, ठीक है। और फाइनली जो है इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है जुलाई 18 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को फिर 2 पार्ट्स में डोमिनियन में डिवाइड करके देश को आज़ाद किया जाता है। तो पार्टीशन एक्सेप्ट करने की बजाय कांग्रेस वाज नॉट ओनली एक्सेप्टिंग द इनएविटेबल ड्यू टू द लॉन्ग टर्म फेलियर टू ड्रॉ मुस्लिम मासेस इनटू द नेशनल मूवमेंट। बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग को कोशिश किया कि वो मतलब आएँ, लेकिन डिकोटोमी बनी रही लीग की और
जो है कांग्रेस की डिकोटोमी बनी रही। फाइनली जब समझ नहीं आया, ग्रुपिंग हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है? तो देश को आज़ाद कराने में ये था कि मतलब किसी तरह भी आज़ाद हो, तो अब समझ नहीं आ रहा था कि और आज़ादी के बाद कैसे चलाएँगे इस तरह के ऑब्स्ट्रक्टिव एटीट्यूड से। जो मुस्लिम लीग का था और हिंदू महासभा का था, तो फाइनली उनको यही समझ में आया कि पार्टीशन किया जाए, ठीक है ना? ओके, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सक्सेस तो हुई कि इस नेशनल कॉन्सेंसस बना ले, लेकिन मुस्लिम लीग को जो है वो उस काम में नहीं ला पाई, ठीक है? तो फाइनली उनको मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों को नहीं समझा पाई। फाइनली जो है उन्होंने पार्टीशन एक्सेप्ट किया, ठीक है ना? हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, कहते हैं ना, वी वांट टू कंट्रोल द सिचुएशन, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके ठीक है, पार्टीशन और सुसाइड, या तो पार्टीशन कर दो, नहीं तो सुसाइड, एक दूसरे को लोग मार डालेंगे, ठीक है ना? सिचुएशन ऐसी हो रही है। मतलब गांधी जी बोलते हैं कि लोग तो पार्टीशन चाहते हैं, लेकिन मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। गांधी जो है हेल्पलेस महसूस करते हैं और बोलते हैं ये कोई आज़ादी नहीं है, इस पार्टीशन को हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी पार्टीशन तो हो जाता है। 2 डोमिनियन में डिवाइड करके इसको आज़ाद करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश सॉवरेनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया, ये क्वेश्चन असर्सन था, नहीं सॉवरेनिटी नहीं थी। ब्रिटिश सॉवरेन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द फ्री इंडिया, तो ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो उसको क्राउन ने अपॉइंट जरूर किया था, लेकिन सॉवरेनिटी नहीं रह गई थी उनकी, रॉयल सॉवरेनिटी खत्म हो गई थी। और इसमें फिर क्वेश्चन था, लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया में आया था तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल, अगर इंडिया को मतलब पॉसिबल हो तो इंडिया को यूनाइटेड रखो, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, इंडिया यूनाइटेड नहीं रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड 1947 ऑन टू द पार्टीशन कंट्री मेनली, क्यों ये पार्टीशन के लिए क्यों इन्होंने वो कर लिया था, क्योंकि वो लार्ज स्केल पे अवॉइड करना चाहते थे कम्युनल राइट को, क्योंकि अगर पार्टीशन एक्सेप्ट नहीं करते तो हो सकता था बहुत बड़े लेवल पे कम्युनल राइट हो सकते थे, राइट? तो इस वजह से जो है ये वो हुआ। तो मैंने कुल मिलाकर ये है कि थोड़ा-सा मैं इसको समराइज़ कर दूँ, थोड़ा-सा बता दूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए बातें। तो इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करते थे कि मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है। वो कहते थे कि कुछ पर्टिकुलर एरिया को वो मुस्लिम लीग सिर्फ रिप्रेजेंट करती है, जो कि एक पाकिस्तान वाला एरिया और जो बांग्लादेश वाला एरिया बस। बाकी कहते थे बाकी इंडिया में तो हमारे मुस्लिम हैं, हमारे लोगों को सपोर्ट करने वाले हैं, तो वो नहीं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा बात को कि 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन का काम ये होता है कि भई एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, फ्यूचर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसके लिए वो फ्रेमिंग कर दें कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है ना? वो एक फ़ॉर्मूला ले आएँ कि फ्रेमिंग किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि आप लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो पॉलिटी में पढ़ रखा है, कैबिनेट मिशन आया, किस-किस तरह से उसने किया और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो आपको पता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि देश आगे चलेगा कैसे? आपका सिस्टम क्या होगा? आप रिपब्लिक होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे, क्या होंगे? वो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी, आप लोग डिसाइड करेंगे, राइट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप लोगों ने बनवाई है, आप लोगों के डिसीजन से बनी है, तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि कैसा फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, देश आपका कैसा होगा, राइट? ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को का सबने एक्सेप्ट किया, दो उसने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट किया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, बाद में प्लान्स चेंज हुए और उसमें ये हुआ कि जब सिचुएशन ऐसी थी कि हिंदू महासभा इनके ऑब्स्ट्रक्शन एटीट्यूड अपनाती थी, साथ-साथ आरएसएस भी इसी तरह थी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का भी था कि पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि कोई भी काम ये लोग जब करते थे तो एक-दूसरे का विरोध करते थे। तो उनको लगता था कि हम यहाँ पे उस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये था कि क्या क्या होगा? तो यहाँ पे इन्होंने कहा लगे हाथों जो ये अंग्रेज़ जा रहे हैं तो मुस्लिम्स को भी भगाओ। ये हिंदू महासभा और आरएसएस की भी थी और मुस्लिम्स का भी पता नहीं क्या एक सोच थी, जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कहना ये था कि आप लोग इंडिया से जाओगे नहीं। इंडिया का पार्टीशन होना ठीक नहीं है, ठीक है? तो कैसे-कैसे घरों से लोगों को निकाला गया, लेकिन पार्टीशन बहुत ही ब्लडी मूवमेंट हुआ, बहुत वो हुआ, लोगों को उनके घरों से मार-मार के निकाला। इन लोगों ने तो लाइनें खींच दी, लेकिन लोगों को उनके घरों से मार-मार के निकाला गया, दंगे होना शुरू हुए। इन्होंने कहा था हम लार्ज स्केल पे दंगे अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो पार्टीशन नहीं करेंगे तो लोग दंगा करेंगे, एक-दूसरे से लड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब पार्टीशन हो गया तब और खतरनाक दंगे हुए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पार्टीशन एक्सेप्ट करने के बाद जो लोग नहीं जा रहे थे उनको उनके घरों से निकाला गया। भीड़ आके मार के उनको घर से निकाल रही है। जबकि ये था कि जहाँ जिस एरिया में जो है उनको रहने दो, लेकिन वो मार-मार के लाशें भर-भर के ट्रेन उधर भेज रहे हैं और इधर भेज रहे हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से होलोकॉस्ट हुआ। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन वो आज़ादी की इतने बड़ी कीमत चुका के मिली। उसके बाद में फिर भी आज़ादी के बाद भी कम्युनल वायलेंस कंटिन्यू था, लोग मार के घरों से निकाले जा रहे थे। गांधी जी ने फिर जाके लोगों को समझाया,
बंगाल का विज़िट किया, जिन्ना से अपील करवाई, नेहरू से अपील करवाई कि भई कहो, जबकि ये लोग शांत थे, होने दे रहे थे जो हो रहा था, अपना-अपना स्टेट बनाने, कंट्री बनाने में जुटे हुए थे। लेकिन फिर गांधी जी फास्ट पे चले गए, उन्होंने सब दोनों से अपील करवाई और फिर कहा, जिन्ना से लोगों ने पूछा कि अच्छा बताओ, अब हम लोग जो इंडिया में रह गए हैं, वो लोग क्या करें? जी, और नेहरू से लोगों ने पूछा कि हिंदू जो पाकिस्तान में रह गए हैं, जो नहीं निकल पा रहे हैं, वो क्या करें? तब इन लोगों ने अपील कहा कि आप जिस-जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, उसके एक अच्छे सिटीज़न बन के रहिए। इधर से जिन्ना भी कह रहे हैं, उधर से नेहरू भी कह रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई सॉल्यूशन था नहीं अब। कैसे सबको एकुलमेट करेंगे उधर या इधर, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर सबको उस समय सिचुएशन भी ऐसी थी। फाइनली इन्होंने कह दिया कि अपने-अपने जगहों पे, अपनी-अपनी कंट्री जहाँ-जहाँ जो रह रहा है, वहाँ पीसफुली रहे और वहाँ का अच्छा सिटीज़न बन के रहे। फाइनली पार्टीशन कर भी लिया, जो लोग नहीं गए, यहाँ वो माइनॉरिटी हो गए, वहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी हो गए, वहाँ हिंदू माइनॉरिटी हो गए और तब से ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। फिर वो जो था, एक इन्होंने क्लॉज़ जो डाल दिया था, वो भी बोन ऑफ कंडीशन बन गया कि जो राजा हैं, प्रिंसली स्टेट हैं, वो किसी भी यूनियन को जॉइन कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट कोई रहने देगा? तो वो तो बस कहने की बात थी, उसको भी एनेक्सेशन करना शुरू किया लोगों ने, एनेक्स कर लिया। ठीक है, जूनागढ़ और वो सब मैंने आपको बता ही रखा है, जूनागढ़, कश्मीर की भी कहानी बता रखी है, हैदराबाद की बता रखी है। तो ये किया गया। तो कैबिनेट मिशन बेसिकली आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और उस कैबिनेट मिशन ने अपनी 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए और उससे अपना 26 जनवरी 1950 को जाके लागू करवाया, 26 नवंबर 1949 को जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो आप लोगों ने पढ़ा है पॉलिटी के अंदर और 1950 में जाके लागू हुआ। तब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनता रहा और देश आज़ाद हो गया, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन को ही बना दिया गया कि आप हमारे गवर्नर बने रहें कुछ दिन तक, जब तक हमारा वो ना जाए। फिर सी राजगोपालाचारी को बनाया और उसके बाद फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब आ गया, तो हमारे यहाँ गवर्नर जनरल का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। हमारे यहाँ प्रेज़िडेंट बनाया गया और प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो हम रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक हो गए। तो मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से हुआ। लेकिन इससे पहले जो मुस्लिम लीग जो थी और हिंदू महासभा और कांग्रेस, इन सब का एटीट्यूड ये था, जैसे खासकर मुस्लिम लीग के खिलाफ जो है हिंदू महासभा हुआ करती थी, उनको अगर वो लोग जैसे इनका ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड था ना कि पाकिस्तान चाहिए हमें, डिमांड कर रहे थे, तब हम अपने हिसाब से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने हिसाब से नहीं चलने दे रहे थे। एक उधर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, तो यहाँ पे भी जैसे वो कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं या कोई कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तो हिंदू महासभा, आरएसएस या इसी में कुछ लोग जो है कांग्रेस में ही उस उनको भी रोक रहे हैं और वो लोग भी रोक रहे हैं। इधर से जब ये कोई कानून पास कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको इंटरेस्ट अपने थोड़ा सा भी हैम्पर करते हुए दिखा रहे हैं, तो ये भी रोक रहे हैं। तो एक तरह से डेडलॉक पैदा कर दिया था सिचुएशन और बाहर भी डायरेक्ट एक्शन के नाम पर एक-दूसरे से लड़ना, द दंगे कराना, ये सब चीज़ें आम हो गई थी। इसलिए मजबूरी में लाके उनकी डिमांड एक्सेप्ट करनी पड़ी। कि उसको जो है पाकिस्तान बनाया जाए और पाकिस्तान को इंडिया चाहता था छोटे से छोटा रखा जाए, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन तो इंडिया में भी है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें थी और बहुत दिन तक पार्टीशन के बाद में बहुत दिन तक ये दर्द, जिनको घरों से निकाला गया, मारा गया, बहुत लोग नहीं जाना चाहते थे। उनको ज़बरदस्ती घरों से निकाला गया, मारा-पीटा गया। अचानक से आपको पता हो आपके यहाँ प्रॉपर्टी ये सब है, आपको लोग मारने आ रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने बच्चों को लेकर, सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा, सारी दुकानें छोड़कर अपने अगर आप भागते हो कि वहाँ पे जाके हम बचेंगे पाकिस्तान में, तो आपको कैसा फ़ील होगा? या वहाँ से कराची में, लाहौर में जिन लोगों की दुकानें हैं, जो हिंदुओं की दुकानें हैं, उनको सिखों की दुकानें हैं, उनको मार के अगर भेजा जा रहा है या वो भाग रहे हैं अपनी जान बचा के कि भीड़ आ रही है मारने, वो भीड़ ये नहीं देख रही कि क्या हो, बस आपको पाकिस्तान मिल गया, आप जाओ उधर, आपको हिंदुस्तान मिल गया, आप जाओ इधर। ये वाली कहानी जो है, तो इससे एक पेन ही है और कुछ नहीं हो सकता था। तो हमारा ये कुल मिलाकर हमने एडवेंट ऑफ यूरोप से स्टार्ट किया था, कि मुगलों से स्टार्ट किया था और आज हमने फाइनली आपका पार्टीशन तक की बात करी और आज़ादी तक की बात की कि क्या-क्या इवेंट्स हुए। कहानी मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को 1-2 बार कि कैसे आज़ादी मिली है। एक चैप्टर मुझे और पढ़ाना है जो मैंने छोड़ रखा था इसमें, वो थीमेटिकल है, थीम का है, वो मुझे पढ़ाना है। वो कौन-सा चैप्टर है? वो चैप्टर